बच्चों आज हम एक नया चैप्टर देखने जा रहे हैं और ये जो चैप्टर है 11th NCERT बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 है। इसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न नाम का ये चैप्टर है बच्चों, एंड इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सेल बायोलॉजी। इसमें से 2 to 3 MCQs जो है नीट में हर साल इसमें से निकलते हैं। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है दैट इज सेल डिवीज़न, है ना। अब सेल डिवीज़न क्या है? सो वी कैन से इट इज़ अ प्रोसेस, ये वन टाइप ऑफ प्रोसेस है थ्रू विच, उसके थ्रू क्या होगा, थ्रू विच बाय वन सेल 2 or 4 cells will be produced। तो भैया ये एक प्रोसीजर है जिसमें एक ही सेल में से, मान लो ये एक सेल है तो एक सेल में से दो, एक सेल में से दो या फिर एक सेल में से 4 सेल्स बनेंगे, ठीक है ना। 4 सेल्स बनेंगे जो कि आप लोगों को पता है बच्चों मियोसिस के अंदर पाया जाता है। और एक सेल में से 2 सेल, दैट इज अ प्रोसीजर ऑफ माइटोसिस। तो सी बेसिकली सेल डिवीज़न है बच्चों, उसमें माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल जैसे मैं अगर लूँ तो इसमें एक आएगा माइटोसिस, दूसरा आएगा मियोसिस। ये दोनों सेल डिवीज़न के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ इसके अलावा बच्चों जैसे माइटोसिस एंड मियोसिस है ना, उसको हम कंसिडर करेंगे इनडायरेक्ट टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। तो ऐसा एक अभी माइटोसिस एंड मियोसिस तो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मीनिंग यहाँ पे ये है कि वो है ना डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड है। बट यहाँ पे जैसे एक पर्टिकुलर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अमाइटोसिस या ए माइटोसिस जो प्रोसीजर है बच्चों, इट इज़ ऑल्सो अ डिवीज़न। बट ये जो है ना, इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ डायरेक्ट टाइप ऑफ डिवीज़न। ये डायरेक्ट डिवीज़न बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक याद रखना, सेल डिवीज़न जो है उसके 2 टाइप्स है, माइटोसिस एंड मियोसिस, जो कि इनडायरेक्ट सेल डिवीज़न के टाइप है। अब डायरेक्ट में आएगा एमाइटोसिस, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे एक दूसरा वर्ड भी आ रहा है और वो क्या है, सेल साइकिल। बच्चों अब सेल साइकिल क्या है समझना। अब मान लो कि भाई मेरे पास ये एक सेल है। अब ये जो सेल है बच्चों, ये सेल, इसके अंदर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। अब ग्रोथ होगा तो उसका जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, वो बढ़ेगा। उसके अंदर प्रोटीन जो है वो भी बनेगा, उसके अंदर एंजाइम्स भी बनेंगे, ठीक है। एज वेल एज उसके अंदर डीएनए जो है उसका डुप्लीकेशन होगा, एंड उसके अंदर आरएनए भी बनेंगे। तो ये सारी प्रोसीजर सेल के अंदर हो रही है। मतलब कॉमनली देखें तो सेल का ग्रोथ हो रहा है, एंड ग्रोथ होने के बाद सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड देन दिस सेल गोइंग्स टू डिवाइड, और वो डिवाइड होके 2 नए डॉटर सेल्स बना रहा है, 2 नए डॉटर सेल्स बना रहा है। बच्चों समझना, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि भैया मेरे पास एक सेल है और ये जो सेल जिसके अंदर पर्टिकुलर ग्रोथ हो रहा है, एंड आफ्टर ग्रोथ उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन बन रहा है,
ठीक है ना। उसके अलावा इसके अंदर और क्या हो रहा है, इसके अलावा बच्चों इसमें ग्रोथ के अलावा इसके अंदर प्रोटीन बन रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं, ठीक है। ये सारी प्रोसीजर हो रही है। एंड देन आफ्टर सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स भी बना रहा है, न्यू सेल्स भी बना रहा है। सी सम ऑफ दिस ऑल प्रोसीजर, ये सारी प्रोसीजर का जो सम है, ठीक है ना, जिसमें ग्रोथ भी आ गया, प्रोटीन सिंथेसिस भी आ गया, एंजाइम्स फॉर्मेशन, डीएनए आरएनए डीएनए डुप्लीकेशन आ गया सारा, एंड देन डिवीजन होके दो नए सेल्स बनना, ये सारी प्रोसीजर का सम ऑफ ऑल प्रोसीजर, इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ सेल साइकिल, ठीक है ना बच्चों। ये सारी प्रोसीजर का जो सम है उसको हम सेल साइकिल कंसिडर करेंगे। तो ये पूरा सेल साइकिल है, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो सेल साइकिल बेसिकली मेरे पास एक सेल है एंड दिस सेल जो कि इंटरफेज में जाएगा, आप पढ़ोगे, और उसमें ग्रोथ होगा, डीएनए डुप्लीकेट होगा, एंजाइम्स बनेंगे, एंड देन वो एम फेज में जाता है, मतलब वो माइटोसिस और मियोसिस में जाएगा, एंड उसमें से दो नए सेल्स बनेंगे। ये पूरी प्रोसीजर का जो सम है दैट इज सेल साइकिल, ठीक है। एक्चुअली बच्चों अगर हम देखें तो जैसे सेल साइकिल है, सेल साइकिल जो है विच इज कंप्राइज्ड ऑफ टू प्रोसीजर या टू फेजेस, एक जिसको हम बोलेंगे इंटरफेस, जिसमें ही सेल का पूरा ग्रोथ हो रहा है और सारे ऑर्गेनल्स, मोस्टली ऑर्गेनल्स एंजाइम्स वो बन रहे हैं, एंड दूसरा जो है एम फेज। एम या तो ये मियोसिस या तो माइटोसिस का फेज है। तो ये दोनों इकट्ठा होके सेल साइकिल कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। नाउ बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल निकलता है, जैसे हर एक सेल का सेल साइकिल का जो टाइमिंग है वो डिफरेंट पाया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि भैया ह्यूमन सेल है, ठीक है ना। तो ह्यूमन सेल को अगर मैं कल्चर में रखूँ तो एक ह्यूमन सेल जो कि डिवाइड होगा और उसमें से दो नए ह्यूमन सेल्स बनाएगा। सो ह्यूमन सेल का सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, इट इज़ 24 आवर्स, वो 24 आवर का है। समझना बच्चों, ह्यूमन सेल का सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 24 घंटे का है, ठीक है। अगर मान लो मैंने यीस्ट सेल लिया तो यीस्ट सेल का ये टाइमिंग हो जाता है 90 मिनट्स का, 90 मिनट्स। अब यहाँ पे जैसे बच्चों इसमें मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कोई एक प्लांट जिसका नाम है विसिया फाबा। विसिया फाबा ये प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यीस्ट भी लिया है, ये विसिया फाबा ये जो प्लांट है, दिस प्लांट, इसका जो सेल साइकिल का टाइमिंग है वो 31 आवर्स है, ठीक है। तो याद रखना, जैसे बच्चों इसे रिशिया कोलाई, ये जो बैक्टीरिया है इसे रिशिया कोलाई बैक्टीरिया, तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया, इसका जो सेल साइकिल का टाइम है ये 20 मिनट्स का है, ठीक है। तो मान लो कि सेल अगर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, तो उसका सेल साइकिल का ड्यूरेशन जो है ज़्यादा रहेगा। अगर सेल जो है कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल फॉर्म में पाया जाता है, तो उसका जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का वो कम रहेगा। अब यहाँ पे बच्चों विद द हेल्प ऑफ दिस सेल साइकिल, सेल के अंदर पूरा ग्रोथ होता है, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ करते हैं बेस्ड ऑन दिस प्रोसीजर। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ जो कि आप लोगों को समझना है, जैसे मान लो कि भाई सेल डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। ये सेल डिवीज़न
अब मान लो भैया ये हो रहा है इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो मेरे पास कोई एक प्रोकैरियोटिक सेल है और उसके अंदर सेल डिवीज़न होगा, ठीक है ना। या प्रोकैरियोटिक भी नहीं लेते बच्चों, यहाँ पे हम ले रहे हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दो इट इज़ प्रोकैरियोटिक और इट कुड बी यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। तो कोई भी ले लो बट यूनिसेल्युलर होना चाहिए। और एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीज़न हो रहा है और मल्टी सेल्युलर में हो रहा है। तो देखो कैन आई से कि यूनिसेल्युलर, मान लो ये एक सेल है, ये तो यूनिसेल्युलर है भैया, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। और ये अगर आगे जाके डिवाइड करेगा तो इसमें से दो सेल बनेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों सेल्स बनेंगे तो कैन आई से यहाँ पे टू न्यू और इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे बनेंगे, है ना। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ है, सो इन दैट ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न ही रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ कि भाई सेल डिवीज़न जो कि रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है ना। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो क्या रहेगा, बहुत सारी सेल्स होते हैं बच्चों, तो हर कोई सेल जो है डिवाइड नहीं होगा एक ही टाइम पे, ठीक है ना। तो सी इफ सेल डिवीजन हैपन्स occurs in multicellular organism, then only and only growth happens। सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या होता है, सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो भी डेड सेल्स है या डैमेज्ड सेल्स है उनको रिप्लेस कर रहा है नया सेल, ठीक है ना। मतलब ग्रोथ हो रहा है, रिपेयरिंग का काम हो रहा है, बट नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीज़न जो है वो जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कहलाता है, वो आप याद रखना। बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं कि वाई सेल डिवाइड्स, है ना। सेल डिवाइड क्यों होता है भैया, ठीक है। कुछ तो पर्टिकुलर रीज़न रहेगा कि भाई सेल जो है डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे दो थियरी है, एक उसको हम बोलेंगे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थियरी और इट इज़ कर्न प्लाज्म थियरी, ठीक है ना। तो ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थियरी है, कर्न प्लाज्म थियरी है, एंड इट वाज गिवन बाय हर्टविग नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने ये थियरी प्रपोज्ड किया है, ठीक है। सो सी बेस्ड ऑन दिस थियरी एक होता है बच्चों कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, KI। KI क्या है भैया, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, एंड KI इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम एंड साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या रेशियो निकाला जाता है बच्चों,
अब जैसे मान लो कि भाई इसको मैंने जैसे यहाँ पे मैंने लिया कि भाई ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, तो इसको मैं वी एन कंसिडर करूँगा। अब साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, तो ये पूरा एक सेल है और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इतना पोर्शन ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम मैं कैसे निकालूंगा? तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, मेरे पास न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, और मान लो पूरे सेल का वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ अ सेल, उसको मैं माइनस कर रहा हूँ फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है एंड सेल का वॉल्यूम है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे वी न्यूक्लियस, ठीक है ना। तभी हमें मिलेगा ये वी एन अपॉन वी साइटोप्लाज्म। तो बच्चों अब देखो, यहाँ पे एक सीधा रेशियो निकलता है, और वो रेशियो क्या है? वो रेशियो है के आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना। मैं ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन के हिसाब से ये कंक्लूड कर सकता हूँ क्या? के आई डायरेक्ट इनडायरेक्टली या इन्वर्सली, नॉट इनडायरेक्टली, के आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग क्या हुआ समझना बच्चों। इसका मीनिंग हुआ कि अगर के आई का वॉल्यूम, मतलब के आई अगर ज़्यादा है, तो सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो क्या हो गया? साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। और इसका मीनिंग क्या है? अब देखो, बेस्ड ऑन दिस कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या कहता है? व्हेन आई एनी फ्लक्चुएशन और चेंजेस हैपन्स इन के आई इंडेक्स, नॉर्मली के आई इंडेक्स जो है वो मेंटेन रहता है, बट अगर वो के आई इंडेक्स में फ्लक्चुएशन आया तो सेल डिवाइड होगा। अब मान लो मेरे पास ये एक सेल है, और ये सेल का अभी पर्टिकुलर कोई के आई है। नाउ दिस सेल, जो कि आगे जाके ये सेल में ग्रोथ हो रहा है, सेल का ग्रोथ होगा तो सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। अब बच्चों के आई एंड साइटोप्लाज्म जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो मान लो कि भाई यहाँ पे साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इसका जो के आई है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो के आई कम हो गया, इट मीन्स जो पहले के आई था ये वाला, उससे ये अभी कम हो गया, तो के आई में चेंजेस आएंगे, एंड सो दैट सेल क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके जो पहले वाला जो के आई था, है ना, वही के आई वापिस उसका आ जाएगा, क्योंकि ये सेल डिवाइड हो गया है, तो उसका जो बड़ा हुआ साइटोप्लाज्म है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनटू टू डॉटर सेल्स। तो के आई जो है वो इक्वल हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। तो आप लोगों को बच्चों पता चला होगा कि भैया के आई में अगर चेंजेस पाए जाते हैं तो ही सेल जो है ना वो डिवाइड होता है। अब बच्चों सेम प्रोसीजर है एक दूसरी, ठीक है ना, उसमें भी सेम ही कंसेप्ट है कि एक होता है बच्चों सरफेस, सेल का सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ये अगर इम्बैलेंस्ड हुआ तभी सेल डिवाइड होगा। अब जैसे मान लो ये सेल है, अब सेल की ये जो सरफेस है और इसका वॉल्यूम है उसका रेशियो अभी फिक्स है, बट व्हेन दिस सेल कंटिन्यूज ग्रोथ, तो सेल का ये ग्रोथ हुआ बच्चों, तो साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा।
अब देखो, हमेशा सरफेस एंड वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में पाए जाते हैं। तो अब मान लो कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये सरफेस लेवल इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वापस वॉल्यूम के हिसाब से सरफेस को मेंटेन करने के लिए सेल जो है वो आगे जाके क्या करेगा, डिवाइड, इट विल बी डिवाइड टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल्स एंड मेंटेन सरफेस वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है, मतलब सिमिलर चीज़ है, थोड़ा नाम डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सरफेस वॉल्यूम रेशियो। और हमने बच्चों सेल साइकिल का हमने इंट्रोडक्शन लिया कि भैया ये जो सेल साइकिल है किसको बोला जाता है, एंड व्हाट अबाउट द डिवीज़न एंड टाइप्स ऑफ डिवीज़न। ठीक है,